अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और गुड मॉर्निंग कहना एक ड्यूटी होती है जनाब, रोज़ की अटेंडेंस लगानी है आपके साथ। और उम्मीद ये करते हैं कि आप भी अपनी अटेंडेंस पूरी लगाते होंगे और लगाते ही रहेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि भूख लग रही होती है और दिल करता है कि चाय, समोसे, बिस्किट या जो लोग जो भी पसंद करें तो हो जाए। तो बहुत सारी जब भूख हो रही होती है तो अगर थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिल रहा होता है तो उससे भी भूख खत्म हो जाती है। इसी तरह सियासत में भी जनाब ऐसा ही होता है। जब भूख ज़्यादा हो और खाने खाने के लिए कुछ ना हो तो छोटी छोटी सी चीज़ों से गुजारा कर लेना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो हमारे पॉलिटिशियन सियासत कर ही रहे हैं, कहीं कहीं मौसीकी से भी वो लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आजकल हमारा सियासी माहौल इतना गरम गरम चल रहा है कि वहाँ पर अगर थोड़ी थोड़ी सी शायरी हो जाती है तो थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। जी, कल कराची पहुँचे और कराची में हम ये देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से जो वादा किया हुआ था, बहुत अरसे से उन्होंने वो वफ़ा कर दिया। वो कराची आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ हम ये देखते हैं कि यूट्यूबर से मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर शायराना तबसरा कर दिया। और फिर वो मिर्ज़ा गालिब सही, फैज़ अहमद फैज़ सही, या फिर उनके पसंदीदा जो भी शायर हैं या उनको जो शेरियात थे, उन्होंने अपनी उस पूरी सिचुएशन को उस शेर में ढाल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से गुज़िश्ता रोज़ हम ये देखते हैं हुकूमती हिमायती याफ्ता यूट्यूबर्स ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म साहब, अदम एतमाद कामयाब हो गई तो क्या करेंगे? ऑपोजिशन में आप बैठेंगे या सड़कों पर निकल आएंगे? उस पर इमरान खान साहब ने एक लंबी सी आह भरी और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने शायराना जवाब देते हुए कहा कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि सब आसान हो गई। तो ऐसे ही कुछ हालात वज़ीर आज़म इमरान खान के हालात और जज्बात नज़र आए और इस शेर की एक लाइन ने सारी कैफियत उनकी बयान कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ये गेम वहाँ जा रही है जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ और हर दिन नए चैलेंजेस का मुझे सामना करना पड़ता है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा अवाम मेरे साथ है। जुम्मे को उन्होंने कहा कि दीन में मैं अवामी एक जलसा भी करूँगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने अपने इख्तिदार में अब तक सिर्फ 5 छुट्टियाँ की जब मुझे कोरोना हो गया था। तो इस बात से उन्होंने ये लोगों को बराबर कराने की कोशिश की है कि मैं बिल्कुल तैयारी से हूँ, ना मैं कहीं छुट्टियों पे जा रहा हूँ और ना ही कहीं मैं आप लोगों को छोड़ कर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2028 तक मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। जनाब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो शायराना तबसरा कर दिया मौजूदा सूरत हाल पर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची आएँ और मरियम नवाज़ चूक जाएँ? मरियम नवाज़ ने भी मौका देखते हुए तंज कर दिया और तंज उन्होंने शायराना अंदाज में किया और वो शेर था वो कुछ ऐसा है कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। अर्ज किया है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। ये मरियम नवाज़ ने तंज किया है क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा का ये मानना है कि इमरान खान साहब जो कि कराची नहीं आना चाहते थे और MQM से मिलना ही नहीं चाहते थे, तो इमरान खान आ गए हैं तो अब वो कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर चौका मारने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने MQM मरकज़ का दौरा किया तो मरियम नवाज़ ने मौका देकर चौका मारने की मुकम्मल कोशिश की और भरपूर अंदाज में उन्होंने तंज किया। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने ये बात साबित कर दी है कि उनकी सियासी मौत हो गई है। इसी पर साथ देते हुए उनका मरियम औरंगज़ेब ने भी ट्वीट कर दिया। वो कहती हैं कि इमरान खान साहब सियासत करने में फ़ेल हो गए, उनकी सियासी मौत हो गई है। वहीं पर मुराद अली शाह कहते हैं कि जो भी करना है इमरान खान साहब को वो जल्द कर लें क्योंकि उनको अब मौका मिलने नहीं वाला है। यानी कि ऑपोजिशन ये चाहती है कि इमरान खान साहब 2028 क्या अपना पूरा टेन्योर भी पूरा ना करें और जल्दी जल्दी से घर चले जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं जनाब। लगता ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बाउंसर मारा है, जो बाउंसर मारने की कोशिश कर रहे हैं और आई डोंट नो उनके पास कौन सा तुर्क का पत्ता है कि वो आखिरी चाल खेलने के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, लेकिन हालात और वाक़यात कुछ साजगार नज़र नहीं आते। वहीं पर जनाब थोड़ी सी सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया हमारे इस दौर में सबसे ताकतवर वेपन समझा जाता है। किसी के पास अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, तो आप अपनी बात कर सकते हैं। जी हाँ, एक वाक़या पेश आया कराची के साहिल समंदर सी व्यू, जहाँ पर न सिर्फ हमारे जो मकामी लोग हैं वो सैर व तफरी के लिए आते हैं, साथ ही साथ जो मुल्क से बाहर
लोग रहते हैं, जो सयाह हैं, जो यहाँ पर आके टूरिज़्म को फ़रोग़ दे रहे हैं, वो जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके साथ भी कुछ हादसात हो जाते हैं, कुछ वाक़े ऐसे हो जाते हैं अगर हम पब्लिक फ़ोरम पर बात करते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो पब्लिक उस पर बहुत भी देखते हैं कि अच्छे से पूरे अपने वो कहते हैं ना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस पर रिस्पॉन्ड भी करती है। हमने यही देखा कल सी व्यू पर एक वाक़या पेश आया और सी व्यू पर ऑस्ट्रेलवी सयाह को हिरासा करने पर घोड़े के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि चालाकियाँ जो थी ना वो काम नहीं आई और कहते हैं इतनी चालाकियाँ करनी भी नहीं चाहिए और ज़रा देखकर चालाकियाँ करनी चाहिए। मेहमान मुल्क का एक मेहमान आया है, उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि हम चालाकियाँ करते करते उसको लूटने के चक्कर में अपने आप को ही एक्सपोज करते हैं। तो जनाब इस घोड़े वाले के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। घोड़े वाले ने कहा कि मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक का आपको राउंड दूंगा 200 रुपये में। तो ऑस्ट्रेलवी सयाह ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर जो घोड़े वाला था वो अपनी बात से फिर गया। उसने कहा नहीं 3000। उसने कहा 3000? उसने कहा यस 3000। तो उसने कहा वल्ला 3000 तो हम नहीं देंगे। तो साथ ही साथ जो वहाँ पर सी व्यू पे लोग मौजूद थे, जब वो देख रहे थे कि सयाह एक हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहा है और वो घोड़े वाला उनसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो दो लोग जो कि मुल्तान से इनका ताल्लुक़ था वो आगे बढ़े और उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। जबकि जो सयाह था वो इस बात पर बज़िद थे, वो ये कह रहे थे कि ठीक है 200 रुपये के बजाय मैं 500 रुपये दे दूंगा। लेकिन जो वो घोड़े वाला था वो बड़ा ही चालाक था, उसने कहा कि मैं क्यों ना आज पूरी दिहाड़ी इसी सयाह से ले लूँ और अपनी मौज कर लूँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि हाथ में मोबाइल था, वीडियो बन रही थी और जो ऑस्ट्रेलवी सयाह थे उन्होंने वो जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ब्लॉगर थे वो, उन्होंने वो अपलोड जैसे ही की सोशल मीडिया पर हमारी जो कौम है उसने सयाह के साथ हमदर्दी की और फिर देखें क्या हुआ, घोड़े वाला सलाखों के पीछे चला गया। यानी उसका जो अपडेट करना था ना सॉफ्टवेयर, वो अपडेट हो गया। अब उसको सबक मिल गया, वो आइंदा ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। जी हाँ, कराची पहुंचे जारहाना खिताब किया। अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत हो गई, ऐसा मानना है इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने तो मेरी सुन ली है, अपोजिशन अदम एतमाद ले आई और उनकी सियासी मौत होगी। उन्होंने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं बल्कि उनके पीछे जाऊंगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिकस्त दूंगा और इन सब लोगों को मैं जेलों में डालूंगा। वज़ीर आज़म खान का जारहाना खिताब। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई। मैंने तो कहा कि हराम पैसा है, ले लो और पनाहे गाह बना लो। और उन्होंने कहा यतीम खाने बना दो, लंगर खाने खोल दो और सिंध की आज़ादी का उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है। और हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, वो बड़े जोश जज्बे में भी थे, गुस्से में भी नज़र आए और बड़े जज्बाती नज़र आए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो उनके निशाने पर हैं और जो सबसे बड़ा जो उनका जो टारगेट है, उन्होंने कहा कि मेरे निशाने पर आसिफ अली जरदारी साहब हैं और वो उनको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा पहला टारगेट आसिफ अली जरदारी हैं। उन्होंने साथ ही मकसूद चपरासी को भी याद कर लिया उस खिताब में। साथ ही साथ उन्होंने मिस्टर डीजल को भी मुखातिब किया। उन्होंने कहा मैं तो आपको मानता ही नहीं हूँ मौलाना, आप कहाँ के मौलाना है। तो इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। और जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कल के हम खिताब की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज तो उनकी अच्छी होती है हमेशा, और जिस तरह से वो तैयारी कर कर आते हैं, उनको किसी प्रॉम्प्टर शॉम्प्टर की ज़रूरत होती ही नहीं है। वो जो भी बोल रहे होते हैं वो दिल से बोल रहे होते हैं और उनकी जो स्क्रिप्टिंग होती है वो भी मेरे ख्याल से वो खुद ही करते हैं। मतलब उनको ज़रूरत नहीं है किसी प्रॉम्प्टर की या किसी गाइडलाइन की। तो हमने कल यही देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आई। और जहां तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जो पहला टारगेट होगा वो आसिफ अली जरदारी होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने तो खुद अल्लाह से तहरीक अदम एतमाद की दुआएं मांगी थी और मैं दुआएं मांग रहा था और अब मेरी दुआ कबूल हो गई और अपोजिशन जो है वो अपने जाल में खुद फंस गई है। हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब ने इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी, खुदा का वास्ता है बिलावल भुट्टो को एक ट्यूटर लगा दे। ट्यूटर लगा देंगे तो वो उर्दू सीख लेंगे, उर्दू सीख लेंगे तो उनका तलफ़्फ़ुज़,
उनका लहजा, अदायगी सब बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के साथ रहा हूँ और मैंने बहुत सारे अंग्रेज़ों को देखा। उन्होंने 2-2 साल में अंग्रेज़ी सीख ली, लेकिन इनको 15 साल हो गए हैं और उन्होंने अभी तक अंग्रेज़ी नहीं सीखी। उन्होंने कहा बिलावल को ये भी नहीं पता कि लड़की आती है या आता है। तो इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की जिससे जो हाज़रीन थे, जो कि खिताब सुनने के लिए लोग आए हुए थे, वो उससे बड़े ही महजूज़ हुए और उन्होंने बहुत ही अपलॉड किया इमरान खान साहब को। और इमरान खान के इस जेस्चर को सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो लोगों ने बड़ा ही अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त धुआंधार तकरीर की इमरान खान साहब ने, और लगता है इमरान खान साहब की जो बातें हैं उससे यही लग रहा है कि बड़ी तैयारी के साथ। उन्होंने कहा डाकू और चोर कहते थे कि आज अदम एतमाद करेंगे, कल करेंगे, हुकूमत आज गई कल गई, मैंने इनसे आगे का सोच लिया, पहले मेरे हाथ बंधे हुए थे लेकिन अब जंजीर खुल जाएगी और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब कौन सी जंजीर खुलने की बातें कर रहे हैं, कौन सा ये तुर्क का पत्ता है जो उनके हाथ में अभी तक है, और वो ये समझते हैं कि ये आखिरी चाल साबित होगा अपोजिशन के खिलाफ। तो देखेंगे आगे कि ये सियासत में जो पल पल बदलता हुआ मंजरनामा है ये आगे जाकर क्या हमें तस्वीर दिखा रहा है। वैसे इमरान खान साहब जब खिताब कर रहे थे उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर जितने भी मामला चल रहे हैं उसकी भी निशानदेही की। उन्होंने कहा कि मेरा पहला हदफ आसिफ अली ज़रदारी हैं और उनका वक्त आ गया है, वो मेरी बंदूक के निशाने पर बड़ी देर से आए हुए हैं और आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो पैसों का टोकरा लेकर लोगों के पीछे घूम रहे हैं। इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि अगली बार अंदरूनी सिंध का दौरा करने आ रहा हूं, और मेरे एक एमएनए ने कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी ने 20 करोड़ रुपए की उनको ऑफ़र की थी और मैंने कहा कि ठीक है, आवाम का पैसा है, ले लेते हैं, कोई खैराती फलाई काम में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा मकसूद चपड़ासी वाला कौन है, शहबाज शरीफ को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। फजलुर रहमान को उन्होंने कहा मैं तो मौलाना ही नहीं मानता इनको। उन्होंने कहा फजलुर रहमान के पास अरबों कैसे आए, काम तो कोई नहीं करते। उन्होंने कहा जब उनको नैब बुलाती है तो शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब यही बहाना करते हैं कि मेरी कमर का दर्द है, और अभी देखो तो हर जगह पहुंचे हुए हैं, हर दरवाजे पे पहुंचे हुए हैं, मदद लेने के लिए, हिमायत करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ अली ज़रदारी को खुदा का वास्ता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक ट्यूटर लगा दें और उनको कहें कि वो उर्दू सीख लें, ताकि अगरचे वो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में ख्वाब देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हो जाएंगे, तो वज़ीर आज़म बनने के लिए बिलावल भुट्टो को उर्दू सीखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और अगर उनको कहीं उर्दू में बात करनी पड़ी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और फिर उसमें वो फंस जाएंगे। फिर वो यही करेंगे था की जगह थी, है की जगह है, आते की जगह आती, तो इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी और गड़बड़ होती रहेगी। जैसे कि उन्होंने अभी अपने खिताब में भी कहा, फवाद चौधरी साहब भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर निशाना उन्होंने बिल्कुल फिक्स लगाया और उन्होंने कहा कि एक नन्ना मुन्ना आया था मार्च करने के लिए जिसकी कहाँ पे टांग रही थी, तो फवाद चौधरी साहब ने भी बिलावल भुट्टो की उर्दू पर तनकीद की। वहीं हम देखते हैं जनाब दौरा कराची हुआ, हुकूमत को अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो ये मिशन शुरू किया है इस पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर हम देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची के एक रोज़ा दौरे पर आए और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ बहादराबाद पहुँचे और वहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से मुलाकात की। अदम एतमाद के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान का जो इत्तेहादियों का एतमाद जीतने का मिशन है वो वहाँ पर पहुँचे, बहुत अच्छे से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ थे, इमरान इस्माइल भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म की बहादराबाद में MQM रहनुमाओं से बाकायदा मुलाकात हुई, 1 to 1 बातें भी हुई, इत्तेहादी जमात के साथ देने की यकीन दहानी करा दी गई है MQM की जानिब से। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कुछ ना बोलकर भी सब कुछ बोल गए और उस पर ना मुझे एक गाना याद आ गया, बड़ा पाकिस्तानी पुराना एक गाना है, कहते कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना कुछ कहूँ। तो उन्होंने ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। वो कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म के साथ हैं तभी तो वो वज़ीर आज़म है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है MQM के रहनुमा रेहान हाशमी। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। सर, कल इमरान खान साहब MQM की क़यादत से मिले हैं, थोड़ा सा बताइए क्या बातें हुई, क्या मुतालबात आप लोगों ने सामने रखे? बिस्मिल्लाह। देखिए, मुख्तलिफ औकात में जब फेडरल गवर्नमेंट को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रही माजी में, तो हमारी भरपूर तरीके से सपोर्ट है। हम कोलिशन पार्टनर है। चंद नुकात की बुनियाद के ऊपर उसमें हमारे लीगल दफातर बुलाने के मामला थे, उसमें
हैदराबाद यूनिवर्सिटी थी, उसमें कराची पैकेज के मामला थे, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तकमील था, सेंसस के इश्यूज थे। हमारे वो कारकुनान जो कि इलीगली और बेबुनियाद FIRs के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सिले में पाबंद सलासल हैं और इस तरह के दीगर इश्यूज थे। कल खान साहब के दौरे के ऊपर हमारी किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू खास तौर पर अदम एतमाद के हवाले से नहीं, ना उन्होंने की और ना ही हमने इस बात को छेड़ा, ना ही हमने शिकवे शिकायत किए। खैर सगाली का एक दौरा था, अच्छा खुशगवार मूड में हुआ और एक अच्छा इंटरेक्शन रहा हमारा। इसके अलावा हमारी कोई भी किसी भी मौजू के ऊपर जो मैंने आपसे जिक्र किया है कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सही। लेकिन जो MQM के जो ऑफिस का मामला है उस पर भी बात हुई, तो उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? ठीक है, सरसरी सी बात जरूर हुई है लेकिन स्पेसिफिकली कोई इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं हुई, क्योंकि ये हमारे तो नुकात में था जी जी। और हमारे नुकात जो कि कॉलिजन की बुनियाद बने उसमें शामिल था। लेकिन कोई सरसरी खास तौर पर गुफ्तगू नहीं हुई। सरसरी सी बात जरूर हुई है लेकिन खास कर कोई बात नहीं हुई। सही। अच्छा, खबर ये है कि आज आपकी क़यादत आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मुलाकात करेगी? देखिए, ये खबर मुझको आपके जरिए, मीडिया के जरिए ही पता अच्छा। चली है जी जी। और बिलफर्ज हम्म कि अगर पीपल्स पार्टी से मुलाकात भी है तो MQM एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन कर सकती हैं, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है, कोई नॉन स्टेट एंटिटी तो है नहीं। और अगर मुख्तलिफ अमूर के ऊपर ऑप्शन चेक करने हैं पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूदा सिनेरियो में रहते हुए, जी, तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि कोई मुज़ाकरा नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलना। सही। अच्छा, खबर ये भी है कि हैदराबाद में जो ऑफिस है वो खोल दिया गया है। क्या इसमें कोई ताकत है इस बात की? ये मीडिया के जरिए ही मुझे मालूम हुई है खबर कि अच्छा। हैदराबाद का जोनल ऑफिस खोला जी गया जी है। जी जी। जहाँ तक मेरी मालूमात है जोनल ऑफिस तो खुला हुआ था, 2018 से खुल गया था। जी। अब ये कौन से ऑफिस की बात की जा रही है ये मेरे लिए नहीं है। सही। अच्छा, जो मुतालबात आप लोगों ने सामने रखे तो उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया इमरान खान साहब ने? उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? उनके चेहरे के तासुरात क्या थे? देखिए, हमने कोई ऐसे मुतालबात सामने नहीं रखे क्योंकि मुतालबात तो आज से 3.5 साल 4 साल पहले कॉलिजन गवर्नमेंट बनते वक्त हमने रखे थे और उसके ऊपर हमारी नाराजगी भी रही, खास तौर पर कराची पैकेज के हवाले से, क्योंकि कराची में जो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, मां सिवाय ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के नवाज शरीफ साहब के दौर में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के अलावा कोई और मेगा प्रोजेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट हुआ। तो हमारा कंसर्न था, उस वक्त भी हमारी नाराजगी रही। जी। लेकिन इस मुलाकात में हमारे कोई शिकवे शिकायत, कोई बातचीत इस हवाले से नहीं रहा। अलबत्ता ये जरूर है कि सेंसस के हवाले से जो हमारा मुतालबा था उसको हमने सराहा कि उसके ऊपर संजीदगी के साथ हुकूमत ने, खान साहब की गवर्नमेंट ने हमारी बात भी सुनी थी लास्ट टाइम और रीसेंसस के हवाले से तगदो भी की और उसको लाइन अप भी किया गया है ताकि कराची की आबादी को प्रॉपर तरीके से गिना जाए। एक लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए दिसंबर तक का उसमें टाइम फ्रेम हुआ था। फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अर्बन सिंध में यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से आबादी जिस तरह बढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज का क़याम होना चाहिए जिससे ना सिर्फ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी बल्कि यहाँ पर रहने वाले, अर्बन सिंध में रहने वाले तमाम कम्युनिटी के नौजवान मुस्तफीद हो सके। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर भी काविशें की जिसको हमने सराहा। बाकी उसके कुछ नुकात हैं जिसको होना बाकी है। वजीर आजम ने इस हवाले से यकीन दहानी भी कराई है। शिकायत कुछ भी नहीं है, बहुत ही खुशगवार माहौल में हमारी मुलाकात रही। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद पर बात नहीं हुई, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कुछ ना कहते हुए भी कह दिया, उन्होंने कहा कि हम वजीर आजम के साथ हैं तभी तो वो वजीर आजम है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है जी, क्योंकि हम कोलिजन पार्टनर हैं और मौजूदा हुकूमत को कोलिजन करके हुकूमत की तश्कील का जो सबब बना है वो MQM की कोलिजन ही रही है ना। सही। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ठीक। अच्छा, कराची के मसाइल की अगर बात करते हैं तो आपकी जमात स्पेशली कराची के हकूक़ की जब बात करती है, उसे ओन करने की बात करती है, तो कोई तरक्याती कामों के हवाले से कोई बात नहीं हुई? कराची की ओनरशिप हम देखते हैं कोई अभी इस वक्त नज़र आ नहीं रहा कराची के मसाइल को हल करता हुआ।
देखिए, एमक्यूएम ही वो वाहिद जमात है जी जो कि थ्रू आउट जी कराची के कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई करती रही है, असेंबली में बोलती रही है, नाराजगी का इजहार करते रहे हैं अपने अपने मौजूदा कोलिजन पार्टनर से। पिछले टेन्योर्स में भी अगर हमारा कोलिजन रहा, उसकी बुनियाद कराची की डेवलपमेंट रही है। कराची की डेवलपमेंट के हवाले से तो हमने ऑलरेडी क्योंकि कराची पैकेज का मुतालबा तो किया हुआ है जी, और कराची पैकेज सर फहरिस्त है, जिस पर खान साहब ने आके ऐलान भी किया था। ये अलग बात है कि 1100 अरब के ऐलान के बाद उसका चंद फीसद भी शायद अभी रिफ्लेक्ट हुआ हो। मौजूदा सूरत हाल को हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो मौजूदा है उसमें मुल्क की खजाने के मामलात हैं और उसमें इश्यूज हैं, लेकिन हमारा मुतालबा फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, खास तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रहा कि कराची जितना अर्न करके देता है फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को, और सही तो कराची को मिलना चाहिए तो ये सब्जेक्ट है। हम की बात करते हैं। सही। रेहान हाशमी से फिर बात करेंगे और राब्ता मुनक़ता हो गया, जैसा कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसी अदम एतमाद के हवाले से तो कोई वाज़े तौर पर बात नहीं हो सकी है इमरान खान साहब से, लेकिन इमरान खान साहब का कराची आने का मकसद अपने जो उनके इत्तेहादी हैं उनको इस कॉन्फिडेंस में लेना कि वो उनके साथ हैं, जबकि एमक्यूएम की जानिब से इस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि अदम एतमाद पर कोई बात हुई है। वहीं पर अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब ने कहा है कि एमक्यूएम हमेशा हुकूमत का साथ देती हुई नज़र आई है और ऑपोजिशन जमातें नाकाम रही हैं, तो माइंडसेट लेकर इमरान खान साहब यही आए होंगे ऑब्वियसली। मिलने का मकसद सिर्फ चाय पीना तो नहीं था, मिलने का मकसद, हाथ मिलाने का मकसद, हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है इसके पीछे। तो इमरान खान साहब के कराची आने का मकसद भी कॉन्फिडेंस लेना था कि एमक्यूएम उनके साथ है या नहीं है। तो ये तमाम सिचुएशन हम ये देखते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी से सवाल किया कि आप हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो हम अपने साथ खड़े हैं, लेकिन मुल्की मफाद के लिए, कराची के मसाइल को हल करने के लिए अगर हमें हुकूमत का साथ देना होगा तो वाई नॉट। रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। रेहान हाशमी, अगर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इस वक्त कराची के मसले मसाइल की, तो इस वक्त ओनरशिप नज़र नहीं आ रही। नो डाउट एमक्यूएम हमेशा बात करती हुई नज़र आती है मसाइल को हल करने के लिए। वहीं पर अगर हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं, सिंध हुकूमत की कोताहियों की वजह से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, और अगर हुकूमत की हम बात करते हैं तो हुकूमत ने भी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं कराची पर। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मसाइल हुए हैं जो लोकल गवर्नमेंट है जिसका तसलसल रहना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के क़याम के बाद से लेकर आज तक जो ज्यादा पीरियड गुजरा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव दौर का गुजरा है। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट रिलक्टेंट रही है, वो अमूमी तौर पर नहीं चाहती थी कि लोकल गवर्नमेंट का तसलसल रहे, डीरेल ना हो, गैप ना आए। आज 2 साल हो गए हैं एक लंगड़ा लूला बल्दियाती निज़ाम 2013 का खत्म हुए हुए। 2 साल में आज तमाम इख्तियार हमारे सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के दोस्तों के पास है, जिसमें KDA है, मास्टर प्लान है, बिल्डिंग कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के पैसे से लेकर तमाम चीजें मौजूद है। सही कर देते ना आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके पास सारे इख्तियार भी हैं, मौके भी हैं। ये तो मेयर कराची के हैमरिंग से बार हैमरिंग से आज कम से कम हर कराची वाला जानता है कि बेख्तियार कराची का लोकल बॉडी सिस्टम है। फिर उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो पिटीशन लगाई थी हमने 2017 में, 2013 में, उसका डिसीजन भी आ गया और बहुत ही क्लियर डिसीजन है कि आर्टिकल 140A का इतलाक हो, बल्दियाती इदारे बल्दियात के पास होने चाहिए। वो कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहां पर कचरा उठाने का इख्तियार तक मेयर के पास ना हो, लेकिन कराची वो बदकिस्मत शहर था कि जिसके कचरे उठाने के इख्तियार, जिसका बिल्डिंग कंट्रोल, जिसका मास्टर प्लान वो मेयर के पास नहीं था, वो बल्कि वजीर आला के पास था। वजीर आला के पास है स्टिल। ये शदीद रिजर्वेशंस तो है। अगर आप किसी अंडर डेवलप्ड मुल्क या डेवलप्ड मुल्क के किसी नुमाइंदे से पूछें या किसी शहरी से पूछें और उसको ये बताएं कि भाई हमारे मुल्क में कचरा उठाना जो है ना वजीर आला के पास है, बल्दियात के पास ये फंक्शन नहीं था या नहीं है। वाटर बोर्ड सबसे अहम मसला, पानी की तरसील का मामला, पानी की निकासी का मामला, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। ये हमने अपने सिस्टम को खुद ही बर्बाद किया हुआ है। ये पॉलिटिकल सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी बनती थी
जिम्मेदारी बनती है कि वो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को मजबूत करे। बदकिस्मती से डिक्टेटरशिप के दौर में ही मजबूत होता रहा, डिक्टेटरशिप के दौर में ही आइडियल लोकल बॉडी सिस्टम। अब आम आदमी को क्या चाहिए? देखिए, आम आदमी को सिर्फ सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसकी सड़कें सही हो, गटर ना बह रहा हो, पानी की तरसील हो, सड़क बन जाए, लाइट जलती हो, उसकी पार्क सही हो, यही चाहिए ना आम आदमी को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन आम आदमी जो अपना टैक्स देता है वो इन सब चीजों से महरूम है। अब कराची वाले का अगर आप तजिया भी करें, कराची का एक शहरी जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है क्यूमुलेटिव फिगर्स में अगर आप देखें, वो उसकी जिंदगी पर उसके दिए हुए टैक्स के पैसे का 1% भी शायद खर्च नहीं होता हो। बाकी तमाम उसके जो टैक्सेस की रकम उसको लगता है ऐसा है कि वो महरूम है, वो आइसोलेटेड है, वो मार्जिनलाइज है। अच्छा, मैं कराची की अगर बात करता हूँ तो ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी। कराची में आज तमाम कम्युनिटी के, तमाम अक़वाम के, तमाम जुबान के लोग रहते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो वो तमाम लोग, अगर किसी गली में पानी नहीं आ रहा, उस गली में 4 मुख्तलिफ अक़वाम के लोग हैं, तो सारे ही मुतासिर हो रहे हैं ना। बिल्कुल। कराची की बात करने का मतलब ये है कि मैं कराचीइट्स की बात कर रहा हूँ, कराची के परमानेंट रेजिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कराची के स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, जो कराची में जीना मरना रखते हैं, जो कराची में जॉब करते हैं, जो ब्रॉटअप हुए हैं। बदकिस्मती है ये कि कराची को विक्टिमाइज किया जाता रहा। कराची की किस्मत का फैसला वो लोग करते हैं जो कि कराची से इलेक्ट नहीं होते। ये बदकिस्मती देखें, इतना बड़ा शहर, छठा बड़ा शहर दुनिया का, उसकी किस्मत का फैसला कहीं और से इलेक्ट होने वाला आदमी करता है। बहुत सारी चीजों की रिफॉर्मेशन की जरूरत है और बड़ी संजीदगी के साथ जरूरत है। वक्त निकल ना जाए। कराची अगर तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। कराची हमेशा से प्रोफेशनलिज्म में या सियासी मैदान में एक नुमाया किरदार अदा करता रहा है। कराची का नौजवान आज नाला है, मुतनफ्फिर है, बेजार है, हरासा है, पॉलिटिकल सिस्टम में अपना रोल अदा करने से गुरेज करता है। कराची में जो सबसे बड़ी मंशियात की मंडी है, मेरी मालूमात के मुताबिक कराची मंशियात का ग्रे इकोनॉमी को क्रिएट करके दे रहा है। कैसे आ रही है मंशियात? हर तीसरा आदमी यहाँ पर स्नैचिंग का शिकार हो रहा है, हर दूसरा आदमी दूसरा घर। अच्छा रेहान हाशमी साहब, आप भी इख्तियार में रहे हैं, आपके पास भी सारा कुछ कंट्रोल था। आप क्या समझते हैं कि अभी इख्तियारात को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए निचली सतह पर? और अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने अदम एतमाद की बात की थी कि वज़ीर आज़म से इस हवाले में कोई बात नहीं हुई, लेकिन कल हमारे शो में कारी उस्मान साहब JUIF के रहनुमा हैं, उन्होंने MQM से अपील की है कि भाई कोई साथ ना दें बल्कि आवाज़ उठाएं और मुल्की मफाद को इस वक्त देखते हुए कोई फैसला करें। देखिए, 2 सवाल किया आपने। जी बिल्कुल। एक तो इख्तियार की बात, देखिए इख्तियार का ही तो रोना था। ये इख्तियार जो लोकल गवर्नमेंट्स को होने चाहिए उसी की तो बात की। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ जी। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया सिंध गवर्नमेंट ने। भाई जब बल्दियात मौजूद है तो कचरा उठाने की जिम्मेदारी बल्दियात के पास होनी चाहिए। या तो मेयर को देते, या तो टाउन्स को देते, डिस्ट्रिक्ट्स को देते। आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया, उसके लिए ह्यूज फंड एलोकेशन कर दी। जो फंड आप उनको दे रहे थे, जो बाहर की कंपनी को दरामद करने में दे रहे थे, वही उसके आधे पैसे आप यहाँ पर दे रहे थे। इसकी एक और मिसाल दूं। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जो कि बल्दिया वक्ती जिसका मैं चेयरमैन था 2 साल पहले, आज हमारे जाने के बाद 2.25 करोड़ रुपए के करीब OZT बढ़ा दी गई। भाई आपने पहले क्यों नहीं बढ़ाया 4 साल में? तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए की सॉलिड वेस्ट की रिसोर्सेज एलोकेशन कर दी गई। यह आपने पहले क्यों नहीं किया? आपने KDA से लेकर तमाम चीजों से लेकर SBCA से लेकर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से लेकर तमाम इख्तियारात एक नोटिफिकेशन के जरिए मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर को दे दिए। आपने ये इख्तियारात पहले क्यों नहीं दिए? जब कचरा फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के इख्तियार ना हो। मुशर्रफ दौर में क्या था? मजिस्ट्रियल पावर थी, म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट्स थे, नहीं है सिस्टम। अच्छा, लगता यही है, जो कि यकीन के साथ कह सकता हूँ, कि सिस्टम को मजबूत करना ही नहीं चाहते। इंस्टीट्यूशंस मजबूत होती हैं तो खुद ब खुद मामलात बेहतर होते हैं। इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होंगी, इंडिविजुअल्स को मजबूत करेंगे तो सिस्टम कोलैप्स करते हैं। और कराची का सिस्टम, खासतौर पर बल्दियाती सिस्टम, कराची के लोग क्या मांगते हैं भाई? कराची के लोग सिंपल, अब तो जॉब मांगना भी छोड़ दिए लोगों ने। ड्रेन हो रहा है, लोग कराची छोड़ के जा रहे हैं। जहां जिसको मौका लग रहा है, वो कराची का कारोबारी आदमी अननेसेसरी टैक्सेस से तंग आ चुका है। फिर ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की इमर्ज होकर आई है अभी 6-8 महीने के अंदर। कराची का बिजनेसमैन मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट हो रहा है। कराची का आम शहरी जो कि मीडियोकर है, जो कि मिडिल क्लास है, जो कि सैलरीड बंदा है, वो टैक्सेस भी दे रहा है और वो तमाम मुसीबतें भी सह रहा है। कराची में एक लीगल घर बनाने वाला आदमी जलीलो ख्वार हो जाता है क्योंकि पूरा सिस्टम बना हुआ है।
कराची में लोकल पुलिसिंग नहीं है, आपकी लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए। मोहल्ले का लड़का अगर मुतल्लिका थाने में होगा तो शायद बहुत बेहतर अंदाज में काम हो। दुनिया भर में लोकल पुलिसिंग है, यहाँ पर लोकल पुलिसिंग का दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। ये बदकिस्मती है शहर की। ये तो प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे ख्याल से सभी को पता है, लेकिन इसका हल क्या है कि आप मनोअन जो इंटरनेशनल फार्मूला है, आप 3-4 ममालिक का मवाजना करके बना लेना। आप श्रीलंका के मॉडल को अडॉप्ट कर लें, आप बांग्लादेश के मॉडल को अडॉप्ट कर लें, आप कम से कम मवाजना तो करें। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब ने इसी मॉडल पे काम करने की कोशिश भी की थी और करके दिखाया भी था माजी में। देखिए वो जो दौर था मुशर्रफ साहब का, यही तो कह रहा हूँ, 2001 का कानून नाफिजुल अमल था, उसमें म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट भी था, उसमें वाटर एंड सेवरेज भी बोर्ड भी था, उसमें केडीए भी था, एलडीए भी था, एसबीसीए भी था, उसमें तमाम इदारे बल्दियात के पास थे, उसमें कचरा उठाने का इख्तियार था, उसमें कराची पैकेज था, उसमें जो फंड्स की रिसोर्सेज थी वो मौजूद थी। फिर एक और चीज, उस वक्त एनएफसी नहीं होता था, उस वक्त जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे वो नाज़मीन ही किया करते थे टैक्स कलेक्ट। अब वो टैक्स कलेक्ट होकर चला जाता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट उसको सूबे को आबादी के तनासुब से वापस करता है। फिर सूबे की जिम्मेदारी बनती है कि उसको डिस्ट्रिक्ट की आबादी के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट को दे, मगर पिछले 13 सालों से गालिबन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं किया जा रहा। कराची के पैसे अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं सिंध गवर्नमेंट से। मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम पिटिशन में गए हुए हैं। जिस तरह आपने देखा 2013-2017 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि आर्टिकल 140A के लिहाज से लोकल बॉडीज को निफाज किया जाए। तो ये मसाइल तो हैं, इख्तियारात का ही मसला है। इख्तियारात आप निचली सतह पर देते हैं। दूसरा सवाल आपका था जेयूआई वाला, देखिए उनका मशवरा है, वो एक सियासी वर्कर की हैसियत से मशवरा दे सकते हैं, लेकिन उनको शायद कराची के डायनेमिक का बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम कराची में सड़कों पे रहे हैं, हम लोगों से बराह रास्त इंटरेक्शन में होते हैं, लोगों की ग्रीवियंस है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग इन्फ्लेशन से परेशान हैं, लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से बड़े नाला हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, कायम हुई थी, उन एक्सपेक्टेशंस का ना पूरा होना मामलात हैं। फिर कराची के को मार्जिनलाइज तस्वुर किया जाना, कराची में बहुत सारे ऐसे अमूर हैं जिसको जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। सही। तो ये मसाइल तो है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आया था कि जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हम कर ही रहे हैं, तो एक मौका तब भी आया था कि इख्तियारात खुद ही दे दिए गए थे और आप लोग कुछ नहीं कर सके। उस वक्त बोले क्यों नहीं? आप लोगों को बोलना चाहिए था। लेकिन ऐसा मौका कभी भी नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और उनका मौक़िफ़ भी हमने जाना। उनका यही कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का आना सिर्फ एक मुलाकात था, इस पर कोई बात नहीं हो सकी कि अदम एतमाद में MQM साथ दे रही है या नहीं दे रही है। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, जो ज़राए हैं, वो यही कहते हैं कि MQM की क़यादत आज आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेगी और अब देखते हैं कि क्या ये एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है। कराची में जो इस वक्त सिचुएशन, अचानक से कराची की भी सियासत एक्टिव हो गई है, वो तो ठीक है, सिंध हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन अब MQM जो काफ़ी टाइम से गायब नज़र आ रही थी, कल उसको भी हम देखते हैं कि एक बूम मिल गया है। वहीं पर जनाब बात कर लेते हैं अलीम ख़ान की, और सियासी मंजरनामा पल पल बदल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाती है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि अलीम ख़ान रवाना हुए हैं लंदन के लिए, लंदन पहुंच गए हैं और जहांगीर तरीन की अयादत भी करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि मुतवक्के है कि वो नवाज़ शरीफ से भी मुलाकात करें। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लाहौर में परवेज़ इलाही से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, मुशावरत हुई है, अदम एतमाद के मामले पर बातचीत हुई है। वहीं पर तरीन ग्रुप ने जो एक ज़िद पकड़ी हुई है कि माइनस बुज़दार से आगे कोई बात नहीं होगी, तो वो उस पर अभी भी बरकरार हैं और ये इस चीज़ पर इत्तेफाक किया गया है कि अभी राब्ते हो रहे हैं, कांटेक्ट किए जा रहे हैं। परवेज़ इलाही और तरीन ग्रुप का हम ये देखते हैं कि राब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। वहीं पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अगर हम बात करते हैं, तो तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से मुस्लिम लीग नून की क़यादत राब्ते में है। मुलाकात की ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर दी है तरीन ग्रुप इजलास में।
मुशावरत भी करेगा। वहीं पर हम ये देखते हैं कि तरीन ग्रुप में आपस में ही इस ग्रुप में फूट पड़ गई है। माइनस बुज़दार की बात तंग आकर की, ऐसा कहते हुए नजर आए कल नुमान लंगड़ियाल साहब। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हमदर्दी में बात की है। उन्होंने कहा बहुत परेशान हो गए थे, तंग आ गए थे, इसीलिए शहबाज शरीफ की माइनस बुज़दार की बात की। उन्होंने कहा कि बुज़दार को हटाने पर जहांगीर तरीन ग्रुप में हम ये देखते हैं कि जो कल के बाद सिचुएशन हुई उसमें इख्तलाफ हो गया है। कल एक मुलाकात भी हुई, नुमान साहब ने मुलाकात की है समसाम बुखारी से और आसिफ नकई से, और उसमें वो बोले हैं कि वज़ीर आज़म के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन माइनस बुज़दार की बात तंग आकर की। उन्होंने कहा कि तरीन की इज्जत होगी तो पार्टी मजबूत होगी। वहीं पर बात करते हैं जनाब चौधरी शुजात की, और वो ज़रदारी हाउस पहुँचे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। अदम एतमाद की जो तहरीक है उस पर मुशावरत हुई, बड़े बड़े मशवरे भी दे दिए और तबादला ख्याल भी हुआ दोनों बड़ों के दरमियान। वहीं पर हम चौधरी शुजात की अगर बात करते हैं, वो आसिफ अली ज़रदारी से उन्होंने जो बात की अदम एतमाद के हवाले से, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको वक्त से पहले बताना ज़रूरी नहीं समझते, वक्त आएगा तो फिर वक्त पर इस पर बात होगी। लेकिन वहीं पर ये जो सियासी बिसात हम ये देख रहे हैं कि उसमें बदलाव आ रहा है, बदल रही है। अदम एतमाद की सियासत वैसे तो ज़ोरों पर है जनाब, अपोजिशन सियासी बसात रखती है, ये हम सब जानते हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन शुरू करेगा, कौन कौन सी चाल चलेगा, ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। आसिफ अली ज़रदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात सियासी सूरत हाल पर और अदम तहरीक एतमाद पर बातचीत हुई है। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ के सिराजुल हक से साथ देने की दरख्वास्त भी उन्होंने की है, और उन्होंने कहा भाई आप हमारा ऐवान में साथ दें। सिराजुल हक ने थोड़ा सा वक्त मांग लिया है, और शहबाज शरीफ ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारी जमात कोई फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं है। तो ये तमाम सारी सूरत हाल मंजर आम पर सामने आ रही है। वहीं पर जनाब फैसल वाडा की जो नशस्त खाली हुई उस पर हम ये देखते हैं कि निसार खोड़ो जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं वो मुंतखब हो गए हैं, और उन्होंने इस सीट का चार्ज संभाल लिया है। इस सीट पर अब वो बराजमान होंगे, और एक अनोखी मंथक भी जीत की हमने देखी। पीटीआई के दो मुनहरिफ जो अरकान थे उन्होंने भी इसमें वोट दिए, और 2 वोट जो थे वो मुस्तरद भी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस मौके पर मीडिया से बात की, और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मुराद अली शाह साहब ने एक नई मंतक पेश कर दी है, और वो बोल रहे हैं कि आइन जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देता है, मगर नाअहली का ख़तरा भी है। और इलेक्शन कमीशन का उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार होता और उनके पास अपना कोई वोट होता तो वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ही देता। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो कि मुराद अली शाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहीं। वहीं पर फैसल वाडा की जो ये नशस्त जिससे वो नाअहल करार पाए थे उस पर पोलिंग हुई, और पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो इस नशस्त के लिए मुंतखब हुए हैं। वहीं पर जनाब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। 24 बरस के बाद ये टीम पाकिस्तान पहुंची, पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। फिर हमने देखा कि जब ये टीम आ रही थी तो उससे पहले ही पिंडी स्टेडियम का दौरा किया वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने, और उन्होंने लोगों को मुतमईन किया, कहा कि बिल्कुल सेफ़ जगह हैं, पर अमन तरीक़े से ये टेस्ट सीरीज़ होगी, सारे इंतज़ामात हो गए हैं। कल हम ये देखते हैं क्योंकि पहला टेस्ट मैच ख़त्म हो चुका है, ड्रॉ हो गया कुछ वजूहात की बिना पर, वो भी आपके सामने हैं। पिच क्योंकि सूटेबल नहीं थी, डेड पिच थी जिस पर खेलना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अफरीदी। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया 24 बरस के बाद पाकिस्तान आए है। अवाम ने भी पुरतपाक इस्तकबाल किया, हुकूमत की जानिब से भी अच्छे इक़दाम किए गए, पीसीबी ने भी जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन ये जो पिच पर आकर बात रुक गई है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्या वजूहात थी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया टीम कोई 24 साल बाद आई है पाकिस्तान, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है और ये मुबारकबाद देनी चाहिए पीसीबी को। हाँ, पिचेस का थोड़ा सा ये कि देखिए काफी टाइम से हमारे ना मैचेस नहीं हो रहे थे, इतने बड़े मैचेस इस तरह भी शुरू हो गए और पिचेस हमारे वाकई डेड हो चुके हैं। और चेयरमैन पीसीबी रमीज भाई ने ऑलरेडी आते ही कहा था कि
हम पिचेस चेंज करेंगे, फास्ट पिचेस लाएंगे। तो क्योंकि पिचेस पे एकदम से सीजन में वर्क नहीं होता, पिचेस तकरीबन मेरा 5-6 महीने लेते नए पिचेस तैयार होने के लिए। तो मेरा ख्याल से अगर सीजन ऑफ होता है और विकेट पे थोड़ी सी मेहनत हो जाए तो पिचेस तेज बन सकती है। सही। अच्छा, क्योंकि वो तो ठीक है, मेहनत होगी, और अभी तो और भी मैचेस हैं, जैसा कि रमीज़ राजा साहब ने भी कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी के पिच बना दूं। उन्होंने कहा कि जो हमारे होम ग्राउंड की जो नीड है और जिस जिस चीज़ पर हम अच्छा खेल सकते हैं, जो हमारी ताकत है, तो हम उसको लेकर साथ चलेंगे। तो उनका एक नज़रिया अलग है, अवाम कुछ और कहती हुई नज़र आ रही है। देखिए बिल्कुल अवाम के अपना होता है, लेकिन एज एक्सपर्ट आप एज एक्सपर्ट्स को तो गलत नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमारी जो अभी रिसेंटली हमारे जो मेन बॉलर्स थे या मेन ओपनिंग थी, तो उसमें थोड़ी सी वो फिटनेस का मसला आ रहा था। तो हमें भी जो होम टीम थोड़ी सी एडवांटेज लेनी चाहिए कि हम चेक करें अपने लड़कों को कैसे खेलते हैं। और मेरे ख्याल से ये फेयर है, जिस तरह हमारे लड़के अच्छा खेले। तो मैंने जब भी वो जैसे रमीज भाई ने बात की कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, एकदम से तो ऐसे पिचेस नहीं तैयार हो सकती कि हम फास्टेस्ट ट्रैक पर चले जाएं। सही। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर रहे हैं, 24 बरस के बाद आई, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आने के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से भी जिस तरह का जेस्चर पेश किया जा रहा है वो बड़ा मज़ेदार सा है। डेविड वार्नर की जिस तरह से वीडियोस मंजर आम पर आई, इसका मतलब ये कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके माइंड बड़े क्लियर हैं और वो अपने आप को बड़ा महफूज समझ रहे हैं। जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक सेफ सिटी नहीं है, एक सेफ मुल्क नहीं है, तो उस हवाले से हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि पाकिस्तान आने के लिए और जो लोग खाइफ नजर आ रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो सोचें। बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त आपने बताया, क्योंकि देखिए बड़ा सबसे जो बड़ी बात है हमारे इसमें कि टेस्ट मैच में लोग आ रहे हैं। हाँ जी, आपने देखा क्राउड फुल था, मजा आ रहा था, और जैसे बिल्कुल वार्नर एंजॉय कर रहे थे। ये तो बड़ा जबरदस्त मैसेज है लोगों के लिए। सही। जो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए वो अभी उनकी ख्वाहिश ये होगी कि हम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में क्रिकेट खेले, क्योंकि एक तो क्राउड आ गया है, ऊपर से ये लोग एंजॉय करे और कंफर्टेबल फील करे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा जबरदस्त मैसेज है बाकी टीमों के लिए। सही। अच्छा, हमने देखा कि जहाँ तक मैसेज तो दे ही रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और एक जेस्चर भी अच्छा है, वहीं पर अगर हम आपस में जैलिंग होने की बात करते हैं तो टीम के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन भी नज़र आया, हमारे खिलाड़ियों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, हर बॉल पर ही इंजॉय किया। लेकिन ये पिच की बात आकर वो कहते हैं ना, सारा मामला थोड़ा सा किरकिरा हो गया, सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी, पिच ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लेकिन अभी दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है कराची में, हम देखते हैं 12 मार्च से मैचेस शुरू हो जाएंगे। आप उससे कैसे देखते हैं, किस तरह से इंतजामात को देखते हैं? देखिए जैसे अमूमन क्रिकेट टेस्ट मैच में ऐसे ही होता है, पार्ट ऑफ द गेम होता है, समटाइम मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं। लेकिन आप वाली बात बड़ा अच्छा मैच हुआ है, हमारे बैट्समैन ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है, बॉलर ने भी एफर्ट किया। देखो टेस्ट मैच में ज्यादातर स्पिन विकेट बन जाती है, जो हमारे स्पिनर ने 5 आउट किए। तो देखिए क्रिकेट तो अभी बाकी, अभी 2 टेस्ट खेलने हैं और मेरे ख्याल से ये अर्ली होगा कि हम कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, पिच थोड़े डेड चल रहे हैं हमारे, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अच्छी क्रिकेट हुई है और कराची में देखेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा टेस्ट मैच का। सही है। अच्छा, वो तो ठीक है, पिच सही नहीं थी, रमीज़ राजा साहब ने भी अपने तौर से इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश की। वहीं पर फवाद चौधरी साहब भी इस पर भड़क पड़े, उन्होंने कहा कि मुर्दा पिच पर खेलने की क्या ज़रूरत थी, क्या पहले से पता नहीं था? तो इस तरह से जब हुकूमत की तरफ से प्रेशर आता है तो आप क्या समझते हैं कि रमीज़ राजा साहब आगे क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ थोड़ी सी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है अब। हाँ देखिए, जैसे अभी सबको पता है कि अभी जो कराची वाली विकेट होगी इससे काफी बेहतर बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो सारे इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली प्रेशर आता है। और मेरे ख्याल से किसी भी ने पहले से भी सोचा भी होगा कि अगला मैच जो कराची में होने जा रहा है तो उसमें थोड़े से स्पेशल विकेट बनाएंगे कि वो रिजल्ट आ जाए टेस्ट मैच। सही। अच्छा, रमीज़ राजा साहब ने एक बात कोट की, उन्होंने कहा कि तेज या बाउंसी पिच बनाकर ऑस्ट्रेलिया की गोद में नहीं खेलना चाहते। थोड़ा सा आप बताएंगे इस बारे में? एक्चुअली रमीज भाई, बात का ये मतलब था कि देखिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते तो ऑलरेडी वहाँ पे बाउंसी विकेट होती है जो ऑस्ट्रेलियन के लिए सूटेबल है विकेट। सही। तो मेरे ख्याल से रमीज भाई का यही मतलब है कि हम होम टाउन खेल रहे तो होम टाउन में ज्यादातर अपनी मर्जी की पिचेस होनी चाहिए। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र हमारे पास बॉलर्स भी अच्छे, बैट्समैन भी अच्छे, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज हमें मिलना चाहिए कि हम उस पर लंबा खेले
और हमारे बॉलर्स आउट करे। तो रमीज भाई का यही मतलब है। सही। अच्छा, मौका अच्छा है तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूंगी। शाहीन शाह अफरीदी को एक बड़ी कामयाबी मिली और ट्रॉफी लेके वो घर आए होंगे, आप लोगों ने भी उनको ज़बरदस्त हौसला अफजाई भी की। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को एज अ ब्रदर? और ऑब्वियसली जब भाई होते हैं तो गाइडलाइन भी दी जाती है, एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितनी शुक्र अदा करें कम है। और जिस टीम में वो इमर्जिंग खेला उस टीम का कैप्टन बना, और कैप्टन आते ही अल्लाह ने उसको फाइनल जितवाया लाहौर के साथ ऑडिशन में। तो बहुत इंजॉय किया हमने। वो जो अल्फाज है मैं आपके साथ वो ऐसे शेयर नहीं कर सकती, मैं क्या बोलूँ। इतना मजा आया कि सब फैमिली ने पूरे गांव ने एंजॉय किया। ज़बरदस्त। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की अगर हम माजी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो फवाद राना साहब में बेचारे जब PSL होता था वो एक अफसुर्दा सा चेहरा लेकर ग्राउंड में बैठे हुए नजर आते थे, तो लोगों की उनके साथ एक सिंपैथी सी हो गई थी, यार अब इस बंदे को तो जीत मिलनी चाहिए। तो ये कितनी बड़ी जीत साबित हुई है ओवरऑल पूरी टीम के लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत की है इस टीम को बिल्ड करने में, बनाने में, बहुत मेहनत। और फिर आखिर में हम ये देखते हैं कामयाबी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के हाथों ही मिलनी थी। बस बिल्कुल। देखिए वो जब भी आते थे थोड़ा सा महसूस हुआ, वो उसको फील होता था कि यार हम हार क्यों रहे हैं। और यही वजह है कि लाहौर कलंदर को एक बूस्ट मिला वहां से। अब देखिए 6 सीजन से वो हार रहे थे, लेकिन टॉप फैंस लेवल उसका वही था लाहौर कलंदर का। और शाहीन जब ट्रॉफी जीते, आपने एक चीज नोट की कि शाहीन जाके आकिब जावेद के पैर में वो ट्रॉफी रख दी। जी बिल्कुल, भाई ये ले आपकी ट्रॉफी। सही, ये बहुत बड़ी अच्छी वो बात थी और अच्छा साइन था। सही। और आकिब जावेद ने इस मौके पर कहा कि वो इस लम्हे को कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। एग्जैक्टली रिशली अब सबसे बड़ा आपको मैं बताऊं, यही लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट, आकिब भाई हमारे गांव आए जो पाकिस्तान का लास्ट बॉर्डर है। अच्छा। वही ट्रॉफी लेके वही मैनेजमेंट आके हमारे गांव में मेरे अब्बू के सामने वो ट्रॉफी रख दी कि ये ले आपके बेटे ने लाहौर कलंदर की ट्रॉफी जीती। तो ये बड़ा जबरदस्त मोमेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त था सारा कुछ। सही। थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपके भाई के लिए। हम ये चाहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इसी तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहें और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जी जनाब, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ समंदर की। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम की, जब हमने शुरुआत की तो सी व्यू की बात कर रहे थे, हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं अभी मनोड़ा की। जी हाँ, मनोड़ा के गहरे समंदर में सतह आब पर तैरती हुई एक देव कामत मुर्दा वेल बरामद हुई है। अच्छा, वेल का नाम सुनते ही जहन में ख्याल आता है ओ बहुत बड़ी होगी, साइज बड़ा होगा, बड़ी वजनी होगी। तो जनाब ऐसे ही है, ऐसे ही होती है वेल, छोटी वेल नहीं होती है, वेल बड़ी ही होती है। शहर गाइड के साहिल मनोड़ा के करीब देवखामत मुर्दा ब्राइट्स वेल पानी की सतह पर पाई गई, जिसको मुसाफिर कश्ती के जरिए कराची फिश हार्बर मुंतकिल किया गया। अच्छा, ये ऐसे नहीं आ गई है कि इसका मूड था इसका चलो मैं मनोड़ा की सैर कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ये होगा कि ये समंदर में होगी, गहरे पानी में, और हो सकता है कि किसी बड़े जहाज़ से इसको टक्कर लगी, ये ज़ख्मी हुई और फिर लहरों ने इसको साहिल समंदर की तरफ फेंक दिया। कराची फिश हार्बर के माहीगीरों ने बताया है कि भारी भरकम वेल की मौत किसी बहरी जहाज से टकराने की वजह से हुई है। ताहम वेल के जिस्म पर जहाज से टकराने के नतीजे में कोई जख्म दिखाई नहीं दिया है। WWF पाकिस्तान के मुताबिक मुर्दा वेल गुज़िश्ता रात कराची पोर्ट के ईस्ट हाफ पर तकरीबन 2 बजे बर्थ नंबर 3 के सामने तैरती हुई मुर्दा पाई गई और सुबह 4 बजे के करीब बाबा भिट की तरफ बढ़ी, जिसे मुसाफिर कश्ती ने फिश हार्बर तक इसको पहुंचाया। हुकाम के मुताबिक ये तीसरी ब्राइट वेल है जो पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में मुर्दा पाई गई है और इम्कान है कि इसकी मौत माहीगीरी के जाल में फंसने से हुई है। और अगर हम बात करते हैं तकनीकी मुशीर WWF मोहम्मद मौज़म खान के मुताबिक ये ब्राइडर्स वेल है जो पाकिस्तान में पाई जाने वाली 3 करोड़ वेल्स में से एक है, और उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता तकरीबन कोई 4 माह के दौरान ये तीसरी वेल मुर्दा पाई गई। और इससे पहले हम ये देखते हैं कि अक्टूबर 2021 में ये पाई गई थी, फिर दूसरी जनवरी 2022 में पाई गई, जबकि इस नौयत का ये तीसरा वाक़या है। उनका ये कहना था कि आलमी सतह पर पाकिस्तान में भी इसकी आबादी ख़तरनाक हद तक कम हो रही है और वेल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहीगीरों और आम लोगों में शऊर उजागर करने की अशद ज़रूरत है। तो जनाब ये थी वेल की कहानी जो कि आ गई बस हमारे साहिल पर। और जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हेयर स्टाइल्स की। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी इवेंट होता है, हमारे जो प्लेयर हैं वो बहुत ही सूट बूट होकर और अच्छा सा एक हेयर कट लेकर वो किसी महफिल में जाते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको ये सेंस देता कौन है, उनकी सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है। ऑब्वियसली उनका हेयर डू करने वाला होगा, कोई स्टाइलिस्ट होगा और वो उनके बाल बनाता होगा, उनकी हेयर कटिंग करता होगा। लेकिन ये एक राज था जिस पर बाबर आजम ने पर्दा हटा दिया। और बाबर आजम ये कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी को भी हेयर कट की ज़रूरत होती है तो हम लोग आपस में एक दूसरे का हेयर कट कर देते हैं। यानी कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, ना सिर्फ वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि अगर खुदा न खासा किसी पर बुरा वक्त पड़ जाए तो वो बार्बर शॉप भी खुल सकता है। और उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे जो बाल काटता है वो है हसनैन। हसनैन बस अपने हाथ में सीजर ले लेता है और कहता है बैठ जाओ, और सबके बाल काटना शुरू कर देता है। और ऐसा कई दफ़ा हुआ और बाबर आजम ने कहा कि वो एक अच्छा हेयर डू करता है और अच्छा स्टाइलिस्ट भी बन सकता है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि होता ये है कि ड्रेसिंग रूम की जो बातें होती हैं वो बहुत कम ही बाहर आती हैं, लेकिन ये वो ऐसी बात थी जो छुप नहीं सकती थी, इसीलिए बाहर आ गई। वेल, इस उम्मीद के साथ जनाब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त कि आप जहां रहेंगे खुश रहेंगे, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मेरी और आपकी मुलाकात होगी इन नेक्स्ट वीक यानी ऑन मंडे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।